अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट। इसमें गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट दो टुकड़े। गवर्नमेंट का मतलब सरकार और ग्रांट मतलब मदद, गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली कोई मदद। तो नाम से ही क्लियर है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें किस बारे में बताता है, गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में। ऑनलाइन में जिन स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं पहुंचे हैं व्हाट्सएप कीजिएगा, आज भेज दूंगा जब भी आप वीडियो देखें, वैसे मैंने भेज दिए सभी को ना। तो स्टूडेंट गवर्नमेंट ग्रांट सिंपली सरकार से मिलने वाली मदद की अकाउंटिंग कैसे की जाए। तो दो टुकड़े हैं, एक है गवर्नमेंट, दूसरा है ग्रांट। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या, फर्स्ट डेफिनेशन है गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कि भैया मोदी जी आकर हमें कुछ मदद करें, नहीं, इसमें शामिल है सब, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो। भजन लाल जी आए, भजन सुना के गए, वो भी मदद है। कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। देन इसके अलावा लोकल अथॉरिटीज, म्युनिसिपलिटी, नगर पालिका, नगर परिषद, यूआईटी, इवन गांव की ग्राम पंचायत होते ना, पंचायत समिति। तो ये सब गवर्नमेंट का पार्ट है। इनकी तरफ से आपको मिलने वाली किसी भी तरह की ग्रांट, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो इन काइंड हो, वस्तु में हो, इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाए वो हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देखेंगे। पर हां कुछ चीजों को इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एरिया से बाहर रखा गया है, या हम कह सकते हैं कि ऐसे आइटम अगर क्वेश्चन में आ जाए तो इनके ऊपर S12 अप्लाई ही नहीं होता। जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 की अकाउंटिंग 5 मिनट के बाद शुरू करेंगे, वो अकाउंटिंग इन 4 आइटम्स पर एप्लीकेबल नहीं होती है। कौन कौन से 4 आइटम है? फर्स्ट उसने कहा है दोज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट विच कैन नॉट रीजनेबली हैव ए वैल्यू। क्या कहा है? विच कैन नॉट रीजनेबली हैव अ वैल्यू, मतलब रीजनेबली हैव ए वैल्यू, मतलब जिसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल ना हो। सेकंड पॉइंट क्या कहा है उसने? ऐसे ट्रांजैक्शन जो हमारे नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस की तरह ही हो, कोई स्पेशल ना हो। और तीसरा कहा है गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली टैक्स हॉलीडेज। एंड चौथा कहा है गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन इन ऑनरशिप या शेयर्स कह सकते हैं। क्या मतलब, एक एक करके चलते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी वैल्यू जिसको मेजर करना पॉसिबल ही ना हो, ऐसी सहायता जिसका वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी फैक्ट्री, हमारी फैक्ट्री से लगभग 100 किलोमीटर दूर इधर एक रेलवे स्टेशन है और 80 किलोमीटर दूर इधर एक रेलवे स्टेशन है, बीच में कुछ नहीं है। और फैक्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, यहां तो रॉ मटेरियल को यहां मंगवाया जाता है इस स्टेशन पर, या यहां मंगवाया जाता है, और फिर यहां से लेकर हम इसे अपनी फैक्ट्री में लेकर आते हैं। वर्कर भी या तो इस सिटी में रहते हैं, इस सिटी में रहते हैं, हम बसें भेजते हैं और वहां से वर्कर को पकड़ पकड़ के सुबह लेकर आते हैं और शाम को छोड़ कर आते हैं। तो बसों की कॉस्ट काफी आती है, माल को लाने जाने की कॉस्ट काफी आती है, और कोई ऑप्शन नहीं, कुछ कर नहीं सकते। इसी बीच गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट, एक प्लान सामने आया। गवर्नमेंट का क्या प्लान आया कि गवर्नमेंट इन दोनों सिटीज के बीच क्या बनाने जा रही है? क्या? पुलिया नहीं, रेलवे ट्रैक। दिस इज नॉट पुलिया, दिस इज रेलवे ट्रैक। गवर्नमेंट का प्लान आया कि दोनों सिटी जो ए और बी सिटीज है, इनके बीच रेलवे ट्रैक बनाया जाए। फैक्ट्री वालों के दिमाग में सोच या प्लान आया
क्या ये रेलवे ट्रैक जो थोड़ा सा यूं जा रहा है ऊपर, उसको तो थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए, सीटी तो अब भी ए और बी रहेगी। पहुंचे गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट का साहब इसको अपना ऐसे करने की बजाय अपना एक काम करो, ऐसे कर दो, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपको क्या फर्क पड़ेगा? ए और बी की सिटी की कनेक्टिविटी चाहिए, हो जाएगी। उधर की साइड भी जंगल है, इधर की साइड भी जंगल है, लेकिन इस जंगल में हम हैं। यहाँ एक छोटा सा स्टेशन में आते हैं, आप आने जनरली ट्रेन को 1 मिनट का स्टॉपेज दे देना साहब, रॉ मटेरियल सस्ता हम यहां तक मंगा लिया करेंगे, वर्कर भी ट्रेन में बैठ के आ जाएंगे, उनको पास दे देंगे, हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। गवर्नमेंट को हमने समझाया, गवर्नमेंट प्यार से बात समझ गई। समझने के बाद गवर्नमेंट इस बात के लिए एग्री हो गई कि रेलवे ट्रैक बिछा देते हैं। हो गया सर, रेलवे ट्रैक सेट हो गया। रिक्वेस्ट करने पर यहां स्टॉपेज भी तैयार हो गया, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन का नाम ही हमने हमारी फैक्ट्री के ऊपर रख दिया। अब सब कुछ परफेक्ट, वर्कर को पास बना के दे दिए, वर्कर आराम से आ रहा है, सुबह को शाम को आराम से ट्रेन में बैठ के जा रहा है, रॉ मटेरियल भी यहीं आ रहा है, केवल वहां से अब किसी ट्रक टेम्पो की जरूरत नहीं, आराम से लोडिंग टेम्पो में ही हमारा माल स्टेशन से हमारी फैक्ट्री के स्टोर तक पहुंच रहा है, सब काम बढ़िया चल रहा है, खूब कॉस्ट की सेविंग हो रही है। किसने मदद की? हमारी गवर्नमेंट ने की। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? क्या इसकी वैल्यू मेजर करना पॉसिबल है? आपको जो मदद मिली, आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो गई, तो ऑटोमेटिक कॉस्ट का कम हो जाना ही आपका बेनिफिट है। जो खर्चे पीएनएल में जा रहे थे वो कम हो गए या बच गए, नहीं हो रहे, तो वही आपकी मदद। तो इसलिए अलग से इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं की जाएगी, बिकॉज इस वैल्यू को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल ट्रेडिंग, गवर्नमेंट के साथ आपका नॉर्मल ट्रेडिंग ही क्या है? गवर्नमेंट के साथ आपका नॉर्मल ट्रेडिंग, जो आपका बिजनेस है वही ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट के साथ। जैसे सॉरी, हमारी कंपनी कपड़ा बनाती है, फैब्रिक, हमारी जो मशीन है वो बाकी सबसे अलग है, मोटा कपड़ा बनाते हैं, मोटा कपड़ा जिसमें जो मिलिट्री में काम आता है, मोटा कपड़ा बनाते जो कहां काम आता है? मिलिट्री में काम आता है। तो हमारी जितनी कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका 90% तो गवर्नमेंट खरीदती है मिलिट्री वालों की ड्रेस सिलवाने के लिए। इसके अलावा बाकी का जो 10% बच गया उसमें से कुछ रेडीमेड गारमेंट वाले खरीदते हैं, वो भी मोटे कपड़े की आजकल लोअर या जींस बनाते हैं उसी की, मिलिट्री वाले की। तो कुछ छोटे मोटे दूसरे लोग खरीदते हैं, सूट केस के कवर वगैरह। पर कुल मिलाकर हमारी सेल का मैक्सिमम 90% पोर्शन किसका है? गवर्नमेंट का। 90% पोर्शन किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो भैया जब 90% एरिया गवर्नमेंट कवर करती है, कल को अगर गवर्नमेंट हमसे माल खरीदना बंद कर दे तो शायद हमें हमारी फैक्ट्री ही बंद करनी पड़ेगी। तो यहां गवर्नमेंट की मदद तो है, पर इसको भी इस एज के क्राइटेरिया से बाहर किया है, बिकॉज यहां पर गवर्नमेंट हमसे अगर माल खरीद रही है, पैसा दे रही है, तो बदले में उनको गुड्स भी तो सप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए इसको नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन माना है, इसको गवर्नमेंट ग्रांट की क्राइटेरिया से बाहर किया। यहां नॉर्मल सेल्स की एंट्री जो आप करते हो वही होगी। टैक्स हॉलिडे, बैकवर्ड एरा में इंडस्ट्री लगाओ, 10 साल तक टैक्स नहीं देना है, नहीं देंगे, लगा दी इंडस्ट्री, मदद ही गवर्नमेंट की, टैक्स नहीं दे रही है। लेकिन इसकी भी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि यहां गवर्नमेंट से हमें कुछ मिल नहीं रहा है, बल्कि जो जाना है वो जा नहीं रहा। और गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ऑनरशिप, गवर्नमेंट का ऑनरशिप में पार्टिसिपेशन, मतलब कंपनी शेयर इश्यू कर रही है, कंपनी के 72% शेयर ही बिके, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना? 90%। 90% से कम शेयर बिकेंगे तो अलॉट कर ही नहीं सकते, वापस पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। यही पड़ा होगा सेबी लिस्टिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग। कंपनीज एक्ट में से मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई लोचा नहीं है, पर जो पब्लिक में आप शेयर इश्यू करते हो, स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपकी कंपनी की शेयर लिस्टेड है तो वहां 90% का क्लोज है। आप 72% शेयर सब्सक्राइब हुए, आपने कहा पब्लिक को भैया वापिस हम आपके पैसे लौटा रहे हैं, गवर्नमेंट को लगा नहीं यार ये इंडस्ट्री लगनी चाहिए, देश को इससे फायदा होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कुछ तो फायदा होगा। गवर्नमेंट ने कहा तुम्हारे जो 28% शेयर बच गए हमें दे दो, हम खरीदने को तैयार हैं, 28% शेयर हमें दे दो, ये लो पैसा, इंडस्ट्री शुरू करो। तो यहां गवर्नमेंट ने क्या खरीद शेयर खरीदे,
गवर्नमेंट ने क्या किया, शेयर खरीदे, तो ये भी एक तरह से मदद ही है। अगर गवर्नमेंट मदद नहीं करती तो क्या हमारी शेयर का अलॉटमेंट हो पाता, नहीं हो पाता। पर इसको भी इस क्राइटेरिया से बाहर रखा है, इसके कारण ये बोलता है हमने गवर्नमेंट को शेयर दिए हैं तो ये नॉर्मल शेयर होल्डर की तरह ट्रीट होगा। वही शेयर इश्यू की एंट्री, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, हर साल जैसे बाकी के लोगों को हम डिविडेंड देंगे वैसे गवर्नमेंट को भी डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा। तो ये कोई अलग से मदद नहीं है। गवर्नमेंट अगर हमें पैसा दे रही तो हम उसके बदले शेयर्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट हमें कुछ दे ही नहीं रही है। गवर्नमेंट अगर हमें कुछ दे तो बदले हम उसको गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, माल दे रहे हैं। यहां हमें गवर्नमेंट हाथों में तो कुछ दे ही नहीं रही है, केवल कुछ इस तरह से मदद करेगी जिसकी वैल्यू को निकालना ही पॉसिबल नहीं। तो इन 4 क्राइटेरिया को AS12 का पार्ट नहीं माना है, मतलब इनकी अकाउंटिंग इनकी होती ही नहीं है। सही बात तो यही है। इसकी एंट्री नॉर्मल सेल्स की तरह, इसकी एंट्री नॉर्मल शेयर इश्यू की तरह, टैक्स हॉलीडे और ये इसकी कोई एंट्री करनी नहीं है, ऑटोमेटिक P&L में नीचे टैक्स का खर्चा था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स एक्सपेंसेस, तो टैक्स लगेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो गया, बढ़िया। यहां आपकी कॉस्ट कम हो गई, ऑटोमेटिक प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया, अलग से कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। से यस और नो। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट का रिकॉग्निशन। गवर्नमेंट ग्रांट को हम बुक्स में रिकॉर्ड कब करेंगे? गवर्नमेंट ग्रांट को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए कह रहा है, सुनना, कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या रिसीव्ड हो गई? जवाब मिले हां। गवर्नमेंट ने जो शर्तें, कंडीशन लगाई है आज गवर्नमेंट ग्रांट देती है तो कुछ ना कुछ शर्त ही होगी। आज पेट्रोलियम कंपनी को सब्सिडी मिलती है डीजल को 1 पर लीटर पर, गैस कंपनी को ये थोड़ी कि आप गैस बनाओ उस पर हम देंगे, कस्टमर को सस्ती दो उसके ऊपर सब्सिडी है। बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाओ तो हम आपको जमीन सस्ती देंगे, तो शर्त क्या है? इंडस्ट्री लगाना। तो गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज बुक्स में कब करें, कब हम उसको एज ए इनकम या जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके अगले टॉपिक से स्टार्ट है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अप्लाई कब होगा? क्या गवर्नमेंट ग्रांट का हाथ में आ जाना ही रिकॉग्निशन का प्रूफ है? तो बोलता है नंबर 1, मान लो गवर्नमेंट ग्रांट हाथों में आ गई है, रिसीव हो गई, पैसा आ गया, और जो गवर्नमेंट ने शर्तें लगाई थी वो भी हमने फुलफिल कर ली, तो क्लियर है क्या गवर्नमेंट ग्रांट को बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए? यस। जब दोनों बातें पूरी, शर्त भी पूरी हो गई, पैसा भी आ गया, तो फिर देरी क्यों? लगाओ, एंट्री करो। क्या एंट्री? 5 मिनट के बाद देखेंगे। केस 2, गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई है, मिल गई है, शर्तें पूरी हुई तो नहीं है, बट कंफर्म है कि हो जाएगी। अभी हुई तो नहीं है बट उसके न होने की कोई चांस भी नहीं, हो जाएगी। शर्तें गवर्नमेंट ने क्या डाल रखी है? बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाओ, ये लो 5 करोड़ रुपए। क्या हम इंडस्ट्री लगाएंगे? हाँ साहब लग रहा है काम शुरू हो चुका है, मतलब लगा देंगे और पक्का लगा देंगे, पैसा आ गया, गवर्नमेंट से मिल चुका है, तो आप गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड कर सकते हो। एक यस है, दूसरे का यस हो जाएगा, कंफर्म है। केस 3, कंडीशन पूरी कर ली है लेकिन ये रिसीव तो नहीं है, रिसीव तो नहीं है, बट रिसीव्ड करनी बाकी है। पर आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि मिल जाएगी। जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, टेक्सटाइल सेक्टर भिलोड़ा में है, इसमें कौन सी सब्सिडी मिलती है? इंटरेस्ट की सब्सिडी कंपनियों, गवर्नमेंट की तरफ से। क्या बैंकों को अगर आप 10% इंटरेस्ट देते हो तो 5% हम आपको रिफंड कर देंगे, पर गवर्नमेंट का पैसा तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद आता है, पर आता जरूर है, श्योर है एक दिन को मिल जाएगा। तो यहां पैसा आना बाकी है, कंडीशन हम फुलफिल कर चुके हैं, तो भी गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होगी। अब आप कहोगे सर ऐसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, मिली नहीं है तो? एक्चुअल बेसिस पर यार, जैसे हम एक्रूड इनकम होती कमा ली है बट मिलना भी बाकी है, तो वैसे ही गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
एसेट्स में, और टू वो एंट्री अपन 5 मिनट में देखेंगे, तो भी आप इनकम रिकॉर्ड करोगे। चौथी कंडीशन, रिसीव नहीं हुई है, शर्त भी पूरी नहीं हुई है, तो भैया दिमाग काहे लगा रहे हो, जब मिले तब बात करना। रिसीव नहीं हुई है, शर्त पूरी कर ली है, तो सोचना है क्या मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी। जवाब मिले हाँ, हाँ मिल जाएगी, तो रिकॉर्ड करो, ऊपर ही करोगे। डाउट है, शर्त तो पूरी कर ली है, पर यार गवर्नमेंट दे न दे, स्कीम आई थी वो तो कांग्रेस सरकार के टाइम पे थी, गहलोत साहब ने अनाउंसमेंट किया था, अब तो भजन लाल जी आ गए, पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, डाउट में हो। अकाउंट्स प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, छोड़ो अभी रिकॉर्ड नहीं करें। समझ में आया, समझ में आया, क्या समझ में आया। सबसे पहले चेक करो कि क्या क्या गवर्नमेंट ग्रांट की कंडीशन फुलफिल कर दी है, जवाब मिले यस। क्या पैसा कैश रिसीव हो चुका है, जवाब मिले यस, गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड कर दो। कंडीशन पूरी कर दी है, यस। कैश रिसीव हो गया है, नो, बट मिल जाएगा, कर दो। शर्तें पूरी हो गई है, नो, पैसा मिल गया, यस, एक भी यस है, तो दूसरा नो। आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि हम पूरा कर लेंगे, शर्तें पूरी हुई तो नहीं, लेकिन विश्वास है कि हम उन शर्तों को पूरा कर लेंगे, तो भैया रिकॉर्ड कर दो। मतलब दोनों में से एक भी यस है, दोनों बोले तो क्या, कंडीशन और कैश रिसीव, एक भी अगर यस है तो दूसरे के यस में डाउट नहीं होना चाहिए, मिल गया तो करो, फिलहाल नो है पर कल पक्का है कि मिल जाएगी गवर्नमेंट ग्रांट, तो आप रिकॉर्ड करो। पर हाँ, एक यस है, दोनों ही नो है तो रिकॉर्ड करनी नहीं है, एक यस है दूसरा नो है, और नो वाला डाउटफुल में ही है कि पता नहीं कभी यस होगा भी कि नहीं होगा, तो फिर आप भैया गवर्नमेंट से अगर पैसा मिल भी चुका है, लेकिन आपको डाउट है कि शायद हम शर्तें पूरी नहीं कर पाएंगे और आज नहीं 2 साल बाद गवर्नमेंट को पैसा वापस रिफंड करना पड़ेगा, तो भैया फिर जो पैसा मिला उसको इनकम की तरह रिकॉर्ड मत करो, उसे अनअर्न्ड इनकम मानो, लायबिलिटी दिखाओ, वापस देना। पर जब लगे शर्त पूरी हो जाएगी तब उसकी इनकम रिकॉर्ड कर देंगे, फिलहाल उसको एज ए लायबिलिटी डिस्क्लोज करो। क्लियर क्या, रिकॉग्निशन मतलब केवल हाथों में पैसा आना या नहीं आना इस बात का प्रूफ नहीं है कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। केवल हाथों में पैसा आना या न आना इस बात का प्रूफ नहीं कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव रिकॉर्ड नहीं करनी है या करनी है। मिल गया तो रिकॉर्ड कर, नो, क्या शर्तें पूरी हो गई, हाँ हो गई ना, कर दो, नहीं हुई कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, कर लो। पैसा नहीं आया, शर्तें पूरी हो गई, आ जाएगा क्या, हाँ हाँ देगी, कहां जाएगी गवर्नमेंट, कर लो। पैसा भी नहीं आया, शर्तें भी पूरी नहीं हुई, इंतजार करो यार, जल्दी क्या, पैसा आ गया, शर्तें पूरी नहीं हुई, डाउट लग रहा है यार पता नहीं क्या होगा, जो मिला उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड करो। बैठी माइंड में ना बैठी, कुल मिलाकर दोनों या तो यस हो या एक यस हो, लेकिन दूसरा आज नहीं तो कल यस हो जाएगा, उसकी श्योरिटी हो, आपको इस तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। एक भी डाउट है, एक भी डाउट है तो फिर भैया जो पैसा आ गया तो उसको लायबिलिटी मानो। ओके, यहां तक तो थ्योरी था। नाउ प्रैक्टिकल पार्ट कि गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे होगी। अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे होगी। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ग्रांट दो तरह की होती है। अब अगले 15-20 मिनट तक ध्यान पूरा सामने। गवर्नमेंट ग्रांट कितनी तरह की होती है, दो तरह की।
एक गवर्नमेंट ग्रांट होती है, कौन सी वाली? नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट, और एक होती है मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट। मॉनेटरी मतलब पैसा दे, और इसमें गवर्नमेंट पैसा ना दे, ना दे, दे। ओके। अब जो नॉन मॉनेटरी का मतलब गवर्नमेंट हमें क्या देगी? कोई काइंड, कोई वस्तु देगी। जबकि मॉनेटरी में गवर्नमेंट क्या देती है? पैसा देती है। तो जो मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट होती है, अगेन इसमें मिलने वाली ग्रांट भी कितनी तरह की होगी? 3 तरह की। 1, 2 और 3। वेरी गुड, पढ़कर आए हो लगता है। चलो, तो 3 तरह की कंडीशन इसमें आ सकती है। मॉनेटरी ग्रांट में भी, मॉनेटरी मतलब गवर्नमेंट हमें क्या दे? पैसा दे। फर्स्ट, किसी फिक्स एसेट्स के लिए, फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, रूटीन के खर्चों के लिए, और तीसरा प्रोमोटर्स नेचर कंट्रीब्यूशन। 3 तरह की गवर्नमेंट से हमें सब्सिडी कैश में मिल सकती है। तो यानी कि ओवरऑल इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 1, 2, 3 एंड 4 कितनी अकाउंटिंग पढ़नी है? 4। अगले 15 मिनट इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेस है। पहला पार्ट है कि गवर्नमेंट ग्रांट हमें कैसे मिले? नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी मतलब गवर्नमेंट हमें फ्री में क्या दे दे? एसेट्स दे दे। फिक्स एसेट्स फ्री में दे दी। गवर्नमेंट ने कहा बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाओ, ये लो जमीन हमारी तरफ से। पैसा नहीं दिया, एसेट्स दिए। या फिर गवर्नमेंट हमें कंसेशनल रेट पर दे। कैसे दे? कंसेशनल रेट पर। तो एक तो ये हो सकता है इसमें कि गवर्नमेंट हमें कंसेशनल रेट पर दे, और दूसरा हो सकता है कि गवर्नमेंट हमें ग्रांट फ्री ऑफ कॉस्ट दे, मतलब ये सेट चीज फ्री दे। तो अगर गवर्नमेंट से हमें कंसेशनल रेट पर मिलता है, किस रेट पर? कंसेशनल रेट पर अगर रिसीव हो रहा है, तो इन दैट सिचुएशन जिस रेट पर मिल रहा है उस रेट पर हम एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। अलग से गवर्नमेंट ग्रांट नाम का कोई शब्द यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने हमें 5 लाख की या 5 करोड़ की जमीन कितने में दी? 2 करोड़ में दी। फ्री में नहीं दी है। 5 करोड़ की जमीन कितने में दी? 2 करोड़ में दी। तो यहां S12 अलग से कुछ नहीं बोलता है, बोलता है आप जमीन की कॉस्ट ही कितनी मानो? 2 करोड़, और आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, न कि गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हो। एंट्री बनेगी लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो यस और नो। चलूं क्या आगे? आगे बढ़ूं? फिर क्या बोलता है? बल फ्री ऑफ कॉस्ट दे। गवर्नमेंट से हमें क्या मिली? जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मन में ख्याल आता है जब फ्री में मिल गई तो उसकी एंट्री होनी नहीं चाहिए, पर ऑडिट में पंगा है। बोलता हर फिक्स्ड एसेट्स का प्रॉपर्ली रिकॉर्ड मेंटेन करोगे आप, हर फिक्स्ड एसेट्स का प्रॉपर्ली रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, आपकी बुक्स में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसलिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि आप गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट को फ्री में मिली रिकॉर्ड करोगे नॉमिनल वैल्यू पर। किस पर? अब नॉमिनल वैल्यू क्या हुआ है इसने नहीं बताया। अलग अलग विद्वान अपना अलग अलग मत देते हैं, अपना अलग अलग ओपिनियन देते हैं।
कोई बोलता है 1 रुपया, कोई बोलता है 100 रुपया, कोई बोलता है 1000 रुपया। हमारा दी ऑनरेबल आईसीआई ने जब जब भी क्वेश्चन पूछे और उसके आंसर की शीट है उसमें उसने कितना रुपया दिया है आंसर 100, तो हम भी हमारा आंसर कितना रुपये दे देंगे 100। बाकी एस में कहीं पर भी 100 रुपए नहीं यूज किया, एस ने वर्ड यूज किया नॉमिनल। कुछ होता 1 रुपए पे एंट्री करते हैं तो कुछ होता 1000 रुपए पे, 1000 से ऊपर नहीं, क्योंकि 1000 से ऊपर जाते तो नॉमिनल के पार हो जाता। और हम इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के हिसाब से कितनी की एंट्री करेंगे 100। अब आप कहोगे सर लैंड 100 रुपए रिकॉर्ड होगी, जीजी गवर्नमेंट ग्रांट कहां जाएगा, तो ये जो जीजी है ये चली जाएगी पी एंड एल की अदर इनकम के हेड में। पी एंड एल याद है कंपनी का पी एंड एल, पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद दूसरा अदर इनकम। ओके, तो इस 100 रुपए को अदर इनकम में डाल देंगे तो गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंट क्लोज, और लैंड आपकी बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हेडिंग में एसेट्स की तरह रिकॉर्ड हो जाएगा। बोलो यस और नो, कौन सी ग्रांट, कौन सी ग्रांट, नॉन मॉनिटरी, बोलो इज इट ओके, खत्म। अब आते हैं अपन किस पे, मॉनिटरी। मॉनिटरी मतलब इस बार गवर्नमेंट क्या दे रही है, पैसा दे रही। अकाउंटिंग को प्यार से समझना, क्वेश्चन सब इसी पर बेस्ड है। स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स के लिए गवर्नमेंट ग्रांट दे, किसके लिए, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स के लिए। अब यहां पर इसकी अकाउंटिंग के भी कितने तरीके हैं, 2 मेथड हैं। उन मेथड्स के नाम तो नहीं दिए हैं, उन मेथड्स के नाम ही क्या है, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। इन दोनों में चॉइस कंपनियों को अवेलेबल है, कंपनी मर्जी या जो मेथड ड्रॉप करे, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। प्यार से समझना, बस यही समझने लायक है, क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ऐसी की है। फर्स्ट मेथड ये बोलता है कि भैया आप गवर्नमेंट ग्रांट की, जो गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट है उसे एसेट्स की कॉस्ट में से क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। क्या मतलब, गवर्नमेंट क्या दे रही है इस बार, पैसा दे रही है। हमने 50 लाख की एक मशीन खरीदी और गवर्नमेंट से हमें 20 लाख की सब्सिडी मिली इस मशीन के लिए, मशीन को खरीदने के लिए पैसा दिया, तो ये स्पेसिफिक हो गई मशीन के लिए। अब इस गवर्नमेंट ग्रांट का क्या करें, ये गवर्नमेंट ग्रांट पीएनएल में नहीं जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट जो मिली कैपिटल नेचर की, रेवेन्यू नेचर की है। एक तो था रेवेन्यू नेचर जो बार बार मिलेगी, जैसे पेट्रोलियम कंपनी को हर लीटर पेट्रोल की सेल पर हर महीने मिलती है, गैस एजेंसी को हर सिलेंडर पर मिलती है, सुना ही होगा, तो वो रेवेन्यू नेचर की है। ये कैपिटल रेवेन्यू है। मशीन खरीदने के लिए क्या हम रोज मशीन खरीदेंगे, सुबह घर से निकलेंगे मशीन खरीद के आएंगे 50 लाख की, शाम को गवर्नमेंट के पास जाएंगे चलो 20 लाख दो, कैसा रोज होगा, नहीं होगा। दिस इज कैपिटल नेचर। तो भैया 50 माइनस 20, ये जो 20 है गवर्नमेंट ग्रांट के अकाउंट को बंद तो करना पड़ेगा ना, भी आपने सीआर किया है, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू मशीन। ऐसा करने से आपकी बुक्स में जो मशीन का अकाउंट है, आपकी बुक में जो मशीन का अकाउंट है, अब वो कितने का रह जाएगा, 30 लाख का। सोचो, मशीन की लाइफ 10 साल है, सोचो मशीन की लाइफ 10 साल है, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिलती, नहीं मिलती, ये आपका पीएनएल, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिलती, हर साल डेप्रिसिएशन कितना जाता, 5 लाख, 50 डिवाइड बाय 10, इसका वैल्यू 0 मान लेते हैं। लेकिन अब मशीन कितने की रह गई, 30, अब डेप्रिसिएशन कितने का जाएगा, 3 का, 30 डिवाइड बाय 10, बजे में जा रहा है। तो यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट जो इकट्ठी 20 लाख मिली, फीलिंग तो आ रही कि हमने पूरी की पूरी 20 लाख अभी के भी रिकॉर्ड कर दी, पर सही मायने में ये ऑटोमेटिकली मशीन की यूजफुल लाइफ में डिवाइड हो गई, अपने आप हो गई। कैसे हो गई, हर साल डेप्रिसिएशन का खर्चा वैसे 5 जाता, गवर्नमेंट ग्रांट से 3 ही जा रहा है, हर साल कितना खर्चा कम गया,
2 लाख, यानी कि हर साल आपके 2-2 लाख की प्रॉफिट बढ़ गए। तो 20 लाख की जो गवर्नमेंट ग्रांट थी अगले 10 साल तक में 2-2 लाख के प्रॉफिट उसने हर साल बढ़ा दिए। तो ये मेथड बोलता है कि भैया इसमें आपको हर साल कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एसेट्स की कॉस्ट में से कम कर दो तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ग्रांट का बेनिफिट एसेट्स की यूजफुल लाइफ में स्प्रेड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन के वे में वो ऑटोमेटिक स्प्रेड हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक स्प्रेड हो जाएगा। चलो क्या आगे, इज इट क्लियर? ये तो क्या थी, पहला मेथड, गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट्स की कॉस्ट में से ही कम कर दो। भैया मुझे आ रहा है? अब कंपनियां बोलते नहीं यार एसेट्स को कम नहीं करना, आपने बैलेंस शीट बढ़िया दिखनी चाहिए, मोटी साइज की बैलेंस शीट, नीचे टोटल जो तगड़ी हो। सोचो भी क्या होगा, 50 लाख में से 20 उड़ा दिया, बैलेंस शीट के एसेट्स में तो मशीन 30 की दिखेगी, तो कहीं ना कहीं टोटल तो कम हुई ना। कंपनियां चाहती नो, बैलेंस शीट की साइज तो तगड़ी वाली दिखनी चाहिए, 50 की मशीन है तो 50 की दिखनी चाहिए। तो कंपनी ने कहा कोई ना, सेकंड मेथड हम आपको और देते हैं, आप कॉस्ट में से कम नहीं करना चाहते हो, नो नो, तो आप काम करो, तो आप एक काम करो, आप, फिर 2 मेथड है, कितने मेथड है? 2। अगर एसेट से रिलेटेड कोई खर्चा, नहीं इसमें और नहीं है, मतलब डिपेंड करेगा, अगर एसेट से रिलेटेड कोई खर्चा कहां जा रहा है? पी एंड एल में। एसेट से रिलेटेड कोई खर्चा पी एंड एल में जा रहा है, तब तो फिर आप डेफर्ड इनकम मानो, डेफर्ड इनकम, और उस खर्चे के प्रोपोर्शनेट में चार्ज करो ना। वापस वापस वापस, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, ना आप कुछ बोल रहे हो ना हम कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ समझे, वापस वापस सिंपल भाषा में बात करें। एसेट्स रिलेटेड खर्चा पीएनएल में कौन सा जाता है? डेप्रिसिएशन। तो सीधी सी लैंग्वेज में कहूं, वो जो पहले बोला हुआ है इसने लिखा हुआ है, इसको सिंपल भाषा में कहूं, क्या एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? एसेट डेप्रिशिएबल है? हाँ, इफ एसेट्स इज डेप्रिशिएबल, तो आप गवर्नमेंट ग्रांट को क्या कर सकते हो? डेफर्ड इनकम। कैसे दिखाओगे? तो जो पैसा आया उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, डेफर्ड जैसे डेफर्ड खर्चे हर साल थोड़ा थोड़ा पीएनएल में डालते हैं, वैसे मिलने वाली इनकम को भी थोड़ा थोड़ा पीएनएल की क्रेडिट करोगे। किस रेशो में? डेप्रिसिएशन के रेशो में, हर साल। फिर उसके बाद एवरी ईयर ये जो आपका डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है, ये हर साल थोड़ा थोड़ा कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा। बोलो यस और नो? अरे यार सिंपल तो बात, सुनो सुनो सुनो, ये आपका पीएनएल, सुनना 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 सुनना, मशीन खरीदी 50 लाख की, गवर्नमेंट से ग्रांट मिली 20 लाख। पहला मेथड, पहला मेथड ये वाला, अगर हमने 20 को मशीन की कॉस्ट में से कम कर दिया तो डेप्रिसिएशन हर साल कितना होगा? डेप्रिसिएशन हर साल कितना होगा? 3। सहमत? सेकंड मेथड में क्या? सेकंड मेथड बोलता भैया फिक्स एसेट्स, मशीन कितने की? 50 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट आपको कितनी मिली? 20 लाख, इसको कॉस्ट में से कम मत करो, मशीन 50 की 50 रहने दो, मशीन 50 की 50 लाख रहने दो। अरे फिर ये 20 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट्स को डेफर्ड इनकम मानो, और अगर आप डेप्रिसिएशन अगले 10 सालों में एसएलएम मेथड से चार्ज कर रहे हो तो इस 20 लाख को भी हर साल एसएलएम मेथड से 2-2 लाख रुपया चार्ज कर दोगे। आप डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी से चार्ज करो तो अपन भले ही चार्ज हर साल करेंगे लेकिन निकाल तो सकते हैं, पहले साल कितना, दूसरे साल कितना, तीसरे साल कितना। 20 लाख की मशीन, 50 लाख की मशीन है, पहले साल 5 लाख, मशीन रह जाएगी 45, दूसरे साल 4.5 लाख, फिर बच रह जाएगी 40 रुपए 50, 40 लाख 50,000 निकाल सकते। तो एक साथ रेशो निकाल लो और उस रेशो में अमोर्टाइज करो। ऐसा करने से क्या होगा? पी एंड एल में भैया डेप्रिसिएशन तो कितना जाएगा? 5,
लेकिन ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितनी आ जाएगी? 2। नेट इफेक्ट क्या पड़ा? वहां भी नेट इफेक्ट पहले मेथड में भी 3 का ही था, दूसरे मेथड में भी 3 का ही है। P&L तो वो का वही शो करेगा रिजल्ट, केवल आपके प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज हो गया। प्रेजेंटेशन के तरीके का मतलब एसेट्स की वैल्यू आपकी बैलेंस शीट बढ़िया दिखी, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पूरी 50 लाख की मशीन है, 5 डेप्रिसिएशन चार्ज के एसेट साइड में 45 पड़ा हुआ है। डेफर्ड इनकम जो 20 था, 20 में से आपने 2 P&L में डाला, 18 लाख की डेफर्ड इनकम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में पड़ी हुई आपके रिजल्ट सरप्लस के हेड में। दोनों साइड से बढ़ा हुआ दिख रहा है, बैलेंस शीट की साइज मोटी होगी। क्लियर क्या? पर सर ये जो सेकंड वाला मेथड है, ये तो आपने लिखा है कि एसेट डेप्रीशिएबल हो, तो अगर एसेट डेप्रीशिएबल ना हो तो इफ एसेट्स इज नॉट डेप्रीशिएबल, जमीन, तो भैया जमीन के लिए भी ये वाला ऑप्शन तो अवेलेबल है ही। मतलब आप चाहो तो इस ऑप्शन में जाओ, चाहो इस ऑप्शन में जाओ, पहला ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल है, चाहे एसेट डेप्रीशिएबल हो चाहे नॉन डेप्रीशिएबल हो। 50 लाख की जमीन खरीदी, लैंड टू बैंक 50 लाख, 20 लाख गवर्नमेंट से मिला, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट 20 लाख। आप चाहो तो 20 लाख को जमीन की कॉस्ट में से कम करो, गवर्नमेंट ग्रांट टू लैंड 20 लाख, चलेगा, जमीन कितने में दिखेगी? 30। मतलब कॉस्ट में से डिडक्शन करने का और राइट तो आपको हर एसेट्स के लिए अवेलेबल है। बैठी माइंड में ना बैठी? बट आप कॉस्ट में से कम नहीं करना चाहते हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा, अगर एसेट डेप्रीशिएबल है तो आप डेफर्ड इनकम मानो, डेप्रिशिएशन की रेशियो में चार्ज करो, लेकिन एसेट डेप्रीशिएबल है ही नहीं, एसेट डेप्रीशिएबल नहीं है, मतलब उसका कोई खर्चा P&L में जाना ही नहीं है एसेट्स का। तो इस कंडीशन में भैया जो आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी, जो भी मिली, इस गवर्नमेंट ग्रांट को कैपिटल नेचर की रिसिप्ट मानते हुए कहां क्रेडिट किया जाएगा? कैपिटल रिजर्व। बोलो यस और नो? बोलते ही नहीं हो। पक्का? ये फिक्स एसेट्स मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इसी की है। और ये मतलब इस मेन एस का जो मेन पार्ट है वो ये वाला एरिया ही, बस। पीछे अगर आप 15 क्वेश्चन देखोगे तो 12 इसी के ही होंगे, अगर होंगे तो अभी देखने की जरूरत नहीं है, देख लेंगे बाद में जितने होंगे। यस, आगे बढ़े। अब 2 पॉइंट और बच गए पर उनको लिखने की जगह नहीं बची, उनको नीचे लिख रहा हूं। गवर्नमेंट ग्रांट किसके लिए मिले? गवर्नमेंट ग्रांट फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लाइक पेट्रोल, गैस, ये सब। तो मेरे प्यारे और मासूम बच्चों, व्हाट टू डू, क्या करना है? रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब P&L के खर्चे के लिए गवर्नमेंट ने कहा किसी माइन के ओनर को कि किसी माइंस के ओनर को क्या कहा? सब्सिडी दो। माइंस के ओनर को क्या कहा? आप अपने वर्कर का टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप कराओ, वीकली मेडिकल चेकअप कराओ। बेचारे 150-200 फीट जमीन के नीचे जाके काम करते हैं, देखी होगी ना फिल्में, भारत मूवी में सलमान खान को लिफ्ट के अंदर बिठाकर, लिफ्ट भी मजेदार होती है, ओपन लिफ्ट, फिल्मों में देखा होगा, चारों साइड कवर होता है लोहे का, टोपी पहन के वो लोहे वाली और वाली, आगे लाइट भी जल रही होती है और घुस जाते हैं खानों में, खदानों में। बहुत सारी मूवी में आया था, पुराने जमाने की मूवी थी काला पत्थर। फिर वो तो देखी नहीं होगी, आपके पापा ने देखी होगी, लेकिन अभी की मूवी भारत आई थी। और मूवियां नहीं देखते हो सर, हम तो पढ़ने में फुल बिजी रहते हैं, मूवी देखने का कभी हमको फुर्सत ही नहीं मिलती। तो ऐसी कंडीशन में अभी लाइव केस हुआ था, 18 दिन तक मजदूर जमीन के नीचे रहे, याद है? तो 150-200 फीट गवर्नमेंट ने कह रखा भैया वीकली मेडिकल चेकअप कराना है, कंपनी ने कहा कहां से लाएंगे पैसा भैया, डॉक्टर फ्री में थोड़ी ना आएंगे। गवर्नमेंट ने कहा हम आपको इस काम के लिए हर साल 2 करोड़ रुपए देंगे। क्या कहा? 2 करोड़ किस काम के लिए?
मेडिकल चेकअप के लिए। तो एक कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का, रेवेन्यू नेचर। या पेट्रोलियम कंपनी, गैस कंपनी, हर लीटर पेट्रोल पे आपको सब्सिडी है, हर एक सिलेंडर की सेल पर सब्सिडी तो बार बार मिलेगी। कौन सी सब्सिडी हुई? रेवेन्यू नेचर की सब्सिडी। तो भैया ये जो रेवेन्यू नेचर की सब्सिडी, इसकी अकाउंटिंग, रेवेन्यू खर्चे कहां जाते हैं? तो नेचुरल सी बात है, सब्सिडी भी कहां जाएगी? नेचुरल सी बात है, सब्सिडी भी कहां जाएगी? पीएनएल में। अब पीएनएल में भी इसने दो ऑप्शन दिए हैं, या तो आप इसे आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला, जो भी ग्रांट मिला, या तो इस गवर्नमेंट ग्रांट को आप सीधा सीधा पीएनएल में क्रेडिट कर दो। और कौन से हेड में दिखाया जाएगा? कंपनी का पीएनएल थोड़ा बहुत तो याद होगा, ऐसा बनता है। ऊपर रेवेन्यू, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, दो हेड आते हैं टोटल। नीचे खर्चे आते हैं, फिर इनकम में से खर्चे माइनस करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर टैक्स माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। तो इस इनकम को यहां अदर इनकम के हेड में दिखाओ। या देशी भाषा में अगर मैं पीएनएल की बात करूं, जो टी फॉर्मेट आप बचपन में 11th क्लास में छोटे जब आप मासूम हुआ करते थे तब पढ़कर आए थे, तो वहां हमने क्या कहा था कि पीएनएल के इनकम सीआर में रिकॉर्ड होती है। तो यहां पर भी इस इनकम को कहां रिकॉर्ड कर दिया जाए? सीआर में। यहां तो एक ऑप्शन ये, या फिर दूसरा ऑप्शन ये कि जिस खर्चे के अगेंस्ट में मिली है, आप उस रेस्पेक्टिव खर्चे को क्रेडिट कर दो। जैसे मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर कंपनी ने 5 करोड़ का खर्चा किया, मेडिकल एक्सपेंसेस टू बैंक। आप मतलब साल में अगर 50-50 हजार करके 10 बार भी किया हो तो मेडिकल एक्सपेंसेस टू बैंक, मेडिकल एक्सपेंस टू बैंक, मेडिकल एक्सपेंस टू बैंक। मेडिकल एक्सपेंसेस में 5 करोड़ डेबिट हो गया, गवर्नमेंट से 2 करोड़ मिल गया, आप 2 करोड़ को इसी अकाउंट में क्रेडिट कर दो। बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट 2 करोड़, गवर्नमेंट ग्रांट टू मेडिकल एक्सपेंसेस 2 करोड़। तो नेट अब आपका मेडिकल एक्सपेंसेस कितना रहेगा? 3। पीएनएल में 3 का खर्चा चला जाएगा। या तो आप पीएनएल में 5 का खर्चा डालकर इस 2 करोड़ की सब्सिडी को क्या करो? अदर इनकम में दिखा दो, या फिर आप रेस्पेक्टिव खर्चे में से कम करो। चॉइस आपकी है। इज इट क्लियर? सिंपल। इन द लास्ट 4th पॉइंट का है, गवर्नमेंट ग्रांट किस नेचर की हो? प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट ग्रांट किस नेचर की है? प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या? गवर्नमेंट ने पैसे दिए और हमने बदले में उसको शेयर दिए, वो नहीं, वो तो इसे एज के क्राइटेरिया से बाहर हो गया, हमने पढ़ा। पर गवर्नमेंट ने हमें क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाओ। क्या कहा गवर्नमेंट ने? बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाओ, हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे। क्या किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स के लिए दिया गवर्नमेंट ने? नहीं। कोई फिक्स्ड एसेट्स के लिए मिलता कि आप आरओ प्लांट लगाओ उसके लिए, तो आरओ प्लांट के लिए वो स्पेसिफिक ऊपर पढ़ लिया वैसा होगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर एसेट्स के लिए नहीं दिया। आज बिजनेस शुरू करने के लिए पूंजी किसको लगानी होती है? प्रोमोटर्स को, मालिकों को। प्रोमोटर्स समझते हो ना, जो कंपनी स्टार्ट करने का इनिशिएशन लेते हैं, तो पैसा उनको लगाना था और उनके पास पैसा कम है। या गवर्नमेंट खुद ही आके बोलता आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाओ, हम आपको 3 करोड़ रुपए देंगे। 2 करोड़ मालिकों ने मिला, 3 करोड़ गवर्नमेंट से लिया, 5 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ जो 3 करोड़ मिले वो कोई एक सिंगल एसेट्स के लिए नहीं था कि भाई प्लांट एंड मशीन के लिए है, कि जमीन के लिए, कि कंप्यूटर के लिए, सबके लिए मिलाकर है, पूरे प्रोजेक्ट के लिए। इसको बोलते हैं प्रोमोटर नेचर कंट्रीब्यूशन। मीनिंग क्लियर? इसको इसने सिंपल कहा है कि भैया प्रोमोटर नेचर की अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, कैपिटलिज्म में इस इनकम को आज मालिक पैसा लाते हैं उसको भी तो कैपिटल में दिखाते हो। इसको आप शेयर कैपिटल में मत दिखाओ कि आप उनको शेयर नहीं दे रहे बदले में। अगर बदले में पैसा लेकर शेयर देते हो तब तो इस एज के क्राइटेरिया से बाहर चला गया। शेयर में पार्टिसिपेशन में शार्ट कंडीशन देखी थी। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? क्लियर? ना। लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट ग्रांट का क्या हो? रिफंड हो। लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट ग्रांट का क्या हो? रिफंड हो। कुछ नहीं करना है, नोट्स से ध्यान हटा दो, पूरा ध्यान सामने।
पूरा ध्यान सामने। गली के अंदर घुसे, पता चला गलत गली में चले गए, क्या करें? घूम के वापिस बाहर आ जाओ, बस वही यहां करना। गवर्नमेंट से पैसा मिला, शर्तें पूरी होनी बाकी थी। सोचा क्या शर्तें पूरी हो जाएगी? अंतरात्मा से आवाज, यस डेफिनेटली वी विल। पैसा मिला, मन से आवाज, शर्तें पूरी कर लूंगा। क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। कर ली, कर ली। चाहे मशीन में से कॉस्ट में से कम कर ली, चाहे डेफर्ड इनकम मान लिया, चाहे कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, व्हाटएवर। 2 साल बाद पता चला शर्तें पूरी नहीं कर पाए और गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट को वापस रिफंड करना पड़ा। क्या करें? एक शब्द में, जो पहले किया उसका उल्टा करो, बस। मतलब उल्टा ही चलता हूं, पढ़ते हुए रिवर्स ही चलता हूं। अगर पहले गवर्नमेंट से ग्रांट मिली थी प्रोमोटर्स नेचर की, तो आपने पहले उसको कहां क्रेडिट किया था? कैपिटल रिजर्व। अब उल्टी एंट्री, अगर पहले गवर्नमेंट ग्रांट को, ये देखो रिफंड करने की एंट्री, ये गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक। अब इस गवर्नमेंट ग्रांट के डेबिट नुकसान को कहीं तो खत्म करना ही पड़ेगा। तो अगर आपने पहले इसको कैपिटल रिजर्व में डाला था, तो अब वापिस कैपिटल रिजर्व डेबिट हो जाएगा। ये सिचुएशन दो जगह थी। कौन कौन सी दो जगह? एक तो ये, एक और थी, याद है? हाँ थी, सेकंड वाले नॉन डेप्रिशिएबल में। इफ एसेट्स इज नॉन डेप्रिशिएबल, या तो आप कॉस्ट में से कम करो, आपने कॉस्ट में से कम नहीं किया तो आप कैपिटल रिजर्व में डाल सकते थे। अगर आपने पहले कैपिटल रिजर्व में डाली थी, तो भैया वापस रिफंड करते समय कैपिटल रिजर्व डेबिट हो जाएगा। सिंपल, दैट्स ऑल, सिंपल। सेकंड, रेवेन्यू। अगर आपने पहले या तो खर्चे में से कम किया होगा, है ना, या फिर पीएनएल में क्रेडिट किया होगा। अब अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करनी पड़ी, भैया बताओ क्या करना पड़ेगा? इसको डेबिट करें। अगर पहले पीएन खर्चे को कम कर चुके थे, इसका मतलब भी पीएनएल में गया, क्योंकि खर्चे कम हो गए तो प्रॉफिट बढ़ गया। और आप सीधा पीएनएल में डाल चुके थे तो प्रॉफिट बढ़ चुका था, घटाओ पीएनएल को। ओके। तीसरा आपने और क्या किया था? ये हो गया, ये हो गया, ये कैपिटल रिजर्व कवर हो गया, बाकी दो बची। अगर आपने गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट्स की कॉस्ट में से कम किया था पहले पहले तो भैया एसेट्स की कॉस्ट को वापस डेबिट कर दो। ऐसा करने से आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। और रिवाइज्ड वाली वैल्यू पर रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से डेप्रिसिएशन चार्ज करो। क्या मतलब? प्यार से, पूरा प्यार से समझना। 50 लाख की एक मशीन खरीदी, जिंदगी 10 साल, सब्सिडी मिली गवर्नमेंट से 20 लाख, हमने कॉस्ट में से कम कर दी, कितनी बची? 30। पूरा ध्यान सामने। 10 साल, पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया 3, दूसरा साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया 3, लाइफ कितनी बची हुई है? 8 साल हो। तीसरे साल के बीच में, शुरू में, एंड में कभी भी गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करनी पड़ी। कितनी मिली थी गवर्नमेंट ग्रांट? 20। अगर 20 की 20 रिफंड करनी पड़ी, एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट, पहले तो गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक, फिर एसेट्स टू गवर्नमेंट ग्रांट। 24 में वापस 20 ऐड हो गया, एसेट्स की वैल्यू बढ़कर क्या हो गई? 44। लाइफ कितनी बची हुई? अब 44 डिवाइड बाय 8 करते हुए आप डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हर साल चेंज कर दो। पुराना जो बीत चुका उसके वापस ये नहीं सोचना है क्या जो पहले डेप्रिसिएशन कम चार्ज की उसका क्या, जो हो गया वो पुरानी बातें भूल जाओ। आज की डेट में क्या है? 24 प्लस 20, 44, 44 डिवाइड बाय 8 डेप्रिसिएशन चार्ज। मान लो गवर्नमेंट कहते कि आपने शर्तें पूरी नहीं की, लेकिन हम आपसे 50% गवर्नमेंट गारंटी रिफंड मांग रहे हैं, तो 50% 10 वापस ऐड हो जाएगा, 34। 34 को 8 में डाल, सहमत क्या? एंड देन इसका लास्ट पॉइंट, अगर आपने उसे डेफर्ड इनकम माना था,
तो जितना डेफर्ड इनकम में बैलेंस पड़ा हुआ है, क्योंकि डेफर्ड इनकम में पूरा बैलेंस तो हो नहीं सकता, वो तो हर साल थोड़ा थोड़ा पीएनएल में जा रहा है, उतना तो डेफर्ड इनकम से, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से चार्ज करेंगे, बाकी का डिफरेंस पीएनएल में चला जाएगा। लास्ट सामने आओ, ये फिनिश है। फिक्स एसेट्स, ये आपका डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 20, आपने कॉस्ट में से कम नहीं किया, आपने कॉस्ट में से कम नहीं किया। लाइफ कितनी, 10 साल, पहले साल 5 का डेप्रिसिएशन लगाया, मशीन बची 45, इधर 2 पीएनएल में चला गया, डेफर्ड इनकम का बैलेंस बचा 18, अगले साल फिर 5 डेप्रिसिएशन लगाया, मशीन बची 40, 2 पीएनएल में चला गया 16, 30 साल गवर्नमेंट ने कहा भैया आ जाओ, चलो शर्तें पूरी नहीं की, रिफंड करो पैसा। क्या बोला, रिफंड करो, ध्यान से समझना, कितना रिफंड करें, कितना क्या, पूरा 20 रिफंड करो, कितना 20, तो पहली एंट्री गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक की तो 20 की हो जाएगी, लेकिन अब जब आप सेकंड एंट्री पास करोगे तो टू गवर्नमेंट ग्रांट 20, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में बैलेंस कितना पड़ा हुआ, 4 तो आप पीएनएल में डाल चुके हो, तो वापिस 4 पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। सहमत क्या, मान लो गवर्नमेंट कहती भैया आप शर्तें पूरी नहीं कर पाए, हमने कहा हाँ साहब गुनाह हो गया, तो गवर्नमेंट कहती है कि चलो गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करो, हमने कहा साहब कुछ तो दया करो, गवर्नमेंट ने कहा चलो दया की 8 लाख की ग्रांट रिफंड कर दो, 20 मिली थी 12 रखो 8 वापस दो, तो पहली एंट्री 8 से, अब हमारे पास डेफर्ड इनकम में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है 16, तो आप जो 8 आपने रिफंड किया पूरा 16 में से चार्ज हो जाएगा, ये 16 में से चार्ज होते ही डेफर्ड इनकम में बैलेंस कितना रह गया 8 रह गया, लाइफ कितनी 8 साल ही है। अब आगे से डेफर्ड इनकम में जो पीएनएल में जाएगा वो सिर्फ 1-1 लाख ही जाएगा, रिफंड ज्यादा करनी पड़ी बैलेंस से, तब तो ये बैलेंस पूरा इकट्ठा पीएनएल में चार्ज करना नुकसान है, लेकिन मान लो अभी भी डेफर्ड इनकम बच रही है, तो इनकम आप पूरी एक साथ नहीं डालोगे, इनकम तो आगे डेप्रिसिएशन आपका 5-5-5 चलता रहेगा, इधर से आपका 1-1 लाख आप पीएनएल में चार्ज करते जाए। यस, कोई डाउट, कोई डाउट, दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। लास्ट में जहां एज फिनिश हो रहा है, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहा है, डिस्क्लोजर मतलब बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में आपको क्या डिस्क्लोजर देने होते हैं, एस 1 बनाया गया, वो ये बोलता है एस 1 जो हम बाद में पढ़ेंगे कि सारे एस को आपने फॉलो किया है नहीं किया है, चेक करने का ऑडिटर का है, ऑडिटर डालेगा, अगर एस प्रॉपर फॉलो नहीं है तो ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करेगा, ऑडिटर एस रिपोर्ट को क्वालिफाई करेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट को, सॉरी भेजे में जा रहा है, तो बैलेंस शीट के अंदर आपने अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिली, सोचा फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट में से कम कर दिया, अब बैलेंस शीट पढ़ने वालों को क्या ये पता चलेगा गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, आप अगर सीधा ही कॉस्ट में से कम करके डेप्रिसिएशन कम लगाओगे तो बैलेंस शीट में गवर्नमेंट ग्रांट शब्द में दिखेगा ही नहीं, वो तो खत्म हो गया, तो इसलिए एएस में कहा है कि जहां आप बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट के नीचे जो नोट्स टू द अकाउंट्स बनते हैं उसमें आप बताओगे कि ड्यूरिंग देयर कितनी गवर्नमेंट ग्रांट मिली, और उसके आपने अकाउंटिंग की क्या पॉलिसी फॉलो की, पॉलिसी मतलब क्या मेथड एडॉप्ट किया है, कॉस्ट में से कम किया है, डेफर्ड माना है, व्हाट। नंबर 2, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, पीएनएल में कितनी गवर्नमेंट ग्रांट गई, गवर्नमेंट से हमें एसेट्स फ्री में मिली, कंसेशनल रेट पर मिली, कितने पे मिली, और एक एस 12 का डिस्क्लोजर एस 5 में आएगा कि अगर ड्यूरिंग द ईयर गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करनी पड़ी, रिवर्स वापिस लौटानी पड़ी, तो उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माना है, और एस 5 बोलता है कि ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को भी आपको बैलेंस शीट के नीचे डिस्क्लोजर में दिखाना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ दीज कंडीशन द कंपनी हैज टू रिफंड गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज दिस दिखो, ताकि पढ़ने वाले को पता चल सके। दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, नाउ एस 12 गवर्नमेंट ग्रांट
साफ सुथरा है, एज सच कोई लोचा नहीं। फिक्स्ड एसेट्स वाली जगह पे जरूर थोड़ा बहुत परेशान करता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस के जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ऑलरेडी पीडीएफ जो आपके साथ शेयर किया हुआ उसमें डले हुए हैं, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मैक्सिमम क्लास में कोशिश करूंगा करवाऊं, नहीं करवा पाता हूं तो उनके आंसर वगैरह पोस्ट हो जाएंगे ग्रुप में जिसमें आप कनेक्टेड हैं। उसके अलावा भी फिर भी कुछ भी रह जाए, खासकर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो बाहर के हैं, तो स्टूडेंट आप जो भी क्वेश्चन या जो भी पैरा कोई आपको पंगा करता हो, वीडियो में जो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर आप अपना जो भी डाउट हो भेज दें। एक चीज स्पेशली कहना चाहूंगा, जो ऑनलाइन से कनेक्टेड स्टूडेंट हैं, जो नंबर दिया है उस पर सिर्फ आप अपना व्हाट्सएप ही भेजें, उस पर कॉल ना करें, उसको कोई पिक नहीं करेगा। तो परेशान ना हो, अपना डाउट भेज दें। आपको बात करनी हो तो आप लिख दो, मेरा कॉल आपके पास अपने आप आ जाएगा रात को 8 बजे के बाद। ओके, ये आगे हमेशा के लिए आप ध्यान रखें ना। चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1। पीडीएफ सबको शेयर किया हुआ है, पीडीएफ सामने रख लें। क्या कह रहा है? संतोष लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 8 करोड़। थ्योरी क्वेश्चन है स्टूडेंट, थ्योरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन सब छपे हुए हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आंसर कुछ बनाए हुए हैं, कुछ इधर उधर के ऑथर की बुक से उठाए हुए हैं, कोई किससे तो कोई हमारे स्टडी, जो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का उसका आंसर पूरा स्टडी मटेरियल का ही छापा है, उसमें कोई रत्ती भर भी चेंजेस नहीं किए। बाकी में किसी में चेंजेस वगैरह बिल्कुल किए हैं, मुझे लगा सही नहीं है अकॉर्डिंगली चेंज किया है, या आंसर किसी का बहुत ज्यादा ही छोटा था 2 लाइन का तो उसमें अपनी तरफ से 4 लाइनें और ऐड की है, और किसी का लगा कि अति बड़ा है उसको छोटा भी किया है। स्टडी मटेरियल के आंसर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, पर आपको एज इट इज लैंग्वेज रट्टा मारनी है ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं। पर हाँ, लैंग्वेज का लेवल ऐसा हो कि पढ़ने वालों को ये लगे कि मैं सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट की कॉपी चेक कर रहा हूं। गवर्नमेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर कैसे बच्चा आंसर लिखता है, क्यों एग्जामिनर को गुस्सा आता है, क्यों आप सोचते हो कि मेरे 80 मार्क्स आएंगे, और क्यों वहां पे फिर 42 छपकर आता है, उसका जवाब पहले क्वेश्चन में दे दूंगा मैं आपको। संतोष गवर्नमेंट ग्रांट कितना रिसीव हुआ है? 8 करोड़। सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया, बस रुक जाओ, कौन सी ग्रांट हुई है? प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। क्लियर? क्या ट्रीटमेंट होता है इसका? कैपिटलिज्म में, ये मैंने पढ़ा अभी। आगे पढ़ते हैं। आउट ऑफ दिस ग्रांट, ओ कंपनी 2 करोड़ का डिविडेंड ही बांट दिया। 2 करोड़ का डिविडेंड कैपिटलिज्म में जा रहा, मतलब ये कैपिटल नेचर की रिसीट है। क्या आप इससे डिविडेंड बांट सकते हैं? क्या डिविडेंड बांट सकते हैं? डिविडेंड हमेशा फ्री रिजर्व से बढ़ता है, जनरल रिजर्व पी एंड इसी बढ़ता है। इसमें भी करंट ईयर के प्रॉफिट से बांटते हैं। पुराने रिजर्व से अगर आप डिविडेंड बांटते हो तो कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ रखी होगी, नहीं तो अब पढ़ लेंगे। नाउ संतोष लिमिटेड रिसीव लैंड, पहला पॉइंट पे दूसरा भी है। ऑल्सो संतोष लिमिटेड रिसीव लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इट एट ऑल इन द बुक्स बिकॉज कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही है? दोनों, एक तो सही होगा, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। ओके, एक बार इसने क्या आंसर लिखा है? एज पर S12 गवर्नमेंट ग्रांट, व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज it should be utilized for the same purpose only, so the grant received for setting up factory is not available for distribution of dividend। ये बुक का आंसर है। इसमें अपनी तरफ से लिख सकते हो कि इफ गवर्नमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, इसका आंसर हमेशा 2 पैरा में जाएगा, इस पैरा इसको तो आप 4 पैरा में आंसर दे सकते हो क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला पॉइंट कौन सा है? 8 करोड़ की ग्रांट मिली, फैक्ट्री बैकवर्ड एरिया में लगानी। पहले इसका आंसर दो, आंसर को 2 पैरा में डिजाइन करें, अपने आप लैंग्वेज आ जाएगी। पहले पैरा में क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर मत दो, पहले पैरा में क्वेश्चन से रिलेटेड क्या प्रोविजन अप्लाई होता है इसका वो दो। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट, if any government grant is received for promoter nature contribution, it is capital nature receipt and credited to capital reserve। पैरा चेंज, in given case 8 crore rupees received for establishment of factory in backward area, so it is clearly promoter nature contribution, hence should be credited to capital reserve which is not available for dividend। So accounting treatment adopted by the company is not correct। बोलो yes or no?
फिर सेकंड पैरा, फर्दर गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड फॉर land received for free of cost is non-monetary grant, but as per accounting standard it is clearly specified that if any assets is received free of cost, it must be recorded at nominal value, that may be rupees 1 or 100 etc. But in given case company has not recorded it at all, which is not correct as per AS 12. फुल स्टॉप। लैंग्वेज ऐसी दोगे तो सामने वाला 4 में से 3 3.5 पटकेगा, 4 में से 4 तो हो सकता तो भी ना दे, वो कंजूस होता है, 2-4 अटेम्प्ट लगा के खुद पास हो गया तो उसको थोड़ी पता कि आप ऑलरेडी तीसरा देने के बाद चौथा दे रहे हो, वो तो हमेशा ये मान के को भी चेक करता है इसका पहला अटेम्प्ट है, एक बार तो इसको रोकने की कोशिश करूंगा। तो 4 में से 4 नहीं निकलता, कंजूस होते हैं वो, तब 3 तो निकलवा सकते हैं, 3.5 तो निकलवा सकते हैं थ्योरी। और हमारी प्रॉब्लम क्या, नो कंपनी इज रॉन्ग बिकॉज रुपीज 8 करोड़ credited to capital reserve and rupees and land recorded at nominal value is RM सब व्हाट्सएप लैंग्वेज में चली गई, समझ में आया। तो थोड़ा लैंग्वेज, अब लैंग्वेज अपने आप कैसे आएगी, अपने आप कैसे आएगी, जब आप उसको 2 पैरा में तोड़ो। सोच लो मुझे पहले पैरा में क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बात लिखनी ही है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, 8 करोड़ की गवर्नमेंट ग्रांट मिली बैकवर्ड, या मन में सोचिए क्या थी प्रोमोटर नेचर, केवल एज क्या बोलता है वो लिख दो पहले पैरा में, दूसरे पैरा में आंसर दो, अपने आप लैंग्वेज सुधर जाएगी ठहराव के साथ। अभी जब टेस्ट वगैरह होता है आप ठहराव, टेस्ट में आप ठहराव देना, पढ़ने के बाद क्वेश्चन होता है किसका पैरा का प्रोविजन क्या है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, वो लिखना फिर आंसर लिखना। 2-4 टेस्ट दोगे तो अपने आप एग्जाम में लैंग्वेज आ जाएगी। फर्स्ट पॉइंट ओके। सेकंड पॉइंट में भी उसने सेम यही कहा है, बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाई है, इसके लिए हमें कुछ पैसा मिला है, ओके, सब्सिडी वगैरह और कुछ कैपिटल नेचर की एसेट्स है। होमवर्क आंसर छपा हुआ रीड कीजिएगा, आंसर सोचिएगा, फिर आंसर रीड कीजिएगा कि क्या जो मैंने सोचा और इसने लिखा सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, पहला का 35 लाख रुपए मेडिकल फैसिलिटी के लिए मिले, मेडिकल फैसिलिटी कौन सी ग्रांट हुई, रेवेन्यू नेचर। 2 रास्ते हैं, या तो मेडिकल के एक्सपेंसेस नेट ऑफ कर दो या पीएनएल में क्रेडिट करो। दूसरा इसमें का 100 लाख की सब्सिडी, वही नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, प्रोमोटर नेचर कंट्रीब्यूशन। ये सब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस मेन जो मार्क्स उठते हैं वो ढंग से लिख नहीं पाते हैं उसकी। चलो आगे। 4 AS12 डील विद द रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, प्लीज, देखो कितना मतलब रिक्वेस्टिंग वे में बोल रहा है, प्लीज एलोबरेट द पैरामीटर विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेट बिफोर एन एंटिटी कैन रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट। ये क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, इसको समझना ही पड़ेगा हमें। ये गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है आप वो पैरामीटर बताओ जिससे पता चलता है कि हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो हमने पढ़ा ना यस नो यस नो यस नो वाला टॉपिक। कंडीशन पूरी हो गई, ग्रांट मिल गई, रिकॉर्ड करो। कंडीशन पूरी नहीं हुई है, ग्रांट मिल गई है, क्या कंडीशन पूरी हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, रिकॉर्ड कर लो। दोनों यस है, रिकॉर्ड करो, 2 में से एक यस एक नो है, लेकिन नो यस हो जाएगा, श्योरिटी है, रिकॉर्ड कर लो। दोनों ही नो है या एक नो है और लग रहा है कि यार भैया डाउट है इसको यस होने में, तो फिर रिकॉर्ड मत करो। पैसा आ गया तो लाइबिलिटी मानो, पता आज निकल वापस लौटाना पड़ेगा। जब आप खुद ही श्योर नहीं हो कि हम कट कर पाएंगे तो उसको लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। केवल हाथों में पैसा आना, देखो सबसे लास्ट लाइन पेज की, रिसीप्ट ऑफ ग्रांट इज नॉट इटसेल्फ कंक्लूजिंग एविडेंस। सिर्फ हाथों में पैसा आ जाना इस बात का एविडेंस नहीं है कि आपने सारी शर्तें पूरी कर ली, आपको उसको डीपली एनालिसिस तो करना पड़ेगा। से यस और नो। सुप्रिया, कौन सी प्रिया है, सुप्रिया। 2500 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट मिली है गवर्नमेंट से, वेलफेयर एक्टिविटी, वेलफेयर। द ग्रांट प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर यूटिलाइजेशन, हालांकि 2002-3 में कंडीशन पूरी नहीं हो पाई, गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करनी पड़ी। तो पहले तो ये सोचो गवर्नमेंट ग्रांट मिली वो क्या थी, वेलफेयर, कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स, गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स के लिए, क्या इसमें फिक्स्ड एसेट्स के लिए, इट इज रेवेन्यू नेचर, आपकी कोई एसेट्स तो बनी नहीं है। तो जब गवर्नमेंट ग्रांट मिली होगी तब आपने उसको क्या किया होगा, खर्चे में से कम किया होगा वेलफेयर के। तो अब जब गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड होगी तो इसको वापिस आप पीएनएल में क्या करोगे, डेबिट करोगे।
लेकिन जब जब रिफंड का क्वेश्चन आएगा AS5 का आंसर साथ में जाएगा। AS5 पढ़ेंगे अपन बहुत जल्दी। AS5 का आंसर जाएगा। AS5 क्या बोलता है, कहां जाएगी गवर्नमेंट ग्रांट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माना जाएगा और नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर में आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बोलो यस और नो। चले आगे। ये तो थे कुछ थ्योरी क्वेश्चन, आंसर आप रीड कीजिएगा। प्रैक्टिकल कौन सा क्वेश्चन है, जेड लिमिटेड परचेज फिक्स्ड एसेट्स फॉर 50 लाख, कितने की फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, 50 लाख, विच हैज द एस्टिमेटेड जिंदगी, कितनी है जिंदगी, लेकिन इस बार सेल्वेज वैल्यू भी है, हाउ मच, 5 लाख, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स गवर्नमेंट ग्रांट 10 लाख, पास द जर्नल एंट्री, रुक जाना, एसेट्स डेप्रिशिएबल है कह रहा सेल्वेज वैल्यू है, लाइफ है, मतलब डेप्रिशिएबल हो गई। तो भैया गवर्नमेंट ग्रांट डेप्रिशिएबल है तो हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक या तो कॉस्ट में से कम करें, कॉस्ट में से कम करें तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक डेप्रिशिएशन कम हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम उसको डेफर्ड इनकम मान, यही ऑप्शन था। क्वेश्चन देखो क्या कहा है, जर्नल एंट्री देनी पहले 2 सालों की इफ द ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यस और नो। तो सबसे पहले आते हैं अपन, कितने साल की एंट्रियां पूछी उसने, फर्स्ट ईयर, पहले साल में एंट्रियां थोड़ी ज्यादा होगी, पहले साल में आपने फिक्स्ड एसेट्स कितने की खरीदी है, तो ये तो फिक्स्ड एसेट्स खरीदने की एंट्री 50 लाख, एग्जाम में जनरल एंट्री का क्वेश्चन आए, आपको फॉर्मेट बनाना है, डेट पर्टिकुलर LF DR अमाउंट CR अमाउंट, नरेशन देना कंपलसरी है, जब तक क्वेश्चन खुद न बोले नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, बिना इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, उड़ेंगे, फिर वही सोचा 80 मिले 45, ये हो गया फिक्स्ड एसेट्स टू बैंक। अब गवर्नमेंट से कितनी ग्रांट मिली, कितनी ग्रांट मिली, 10 लाख, क्या किया हमने इस गवर्नमेंट ग्रांट को, फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट में से कम कर दिया, अभी पहला साल ही चल रहा है, पहले साल इंटरेस्ट ज्यादा होगी, ये हो गया। अब आपकी एसेट्स की नेट 50 में से 10 उड़ गया, क्या रह गई, 50 माइनस 10, नेट कॉस्ट क्या रह गई 40, 50 माइनस 10, 50 डेबिट हुआ, 10 क्रेडिट हुआ, रह गया 40, 40 नेट कॉस्ट रह गई, इसके वैल्यू क्या बता रही है, 40 माइनस 5, 35, जिंदगी 10 साल में, 5 साल में, तो आपका डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स, बोलो यस और नो, और डेप्रिसिएशन कहां चला जाएगा, ये जाकर पहले साल की एंट्री कंप्लीट हो, हाँ दूसरे साल में अब आपको ये वाली नहीं करनी, फिक्स्ड एसेट्स तो गवर्नमेंट काम तो एक ही बार मिलेगी ना, दूसरे साल में आपको सिर्फ ये वाली दोनों एंट्रियां पास करनी है, कौन से साल में, केवल डेप्रिसिएशन लगाओगे, केवल डेप्रिसिएशन लगाओगे, और डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, P&L में, बोलो यस और नो, लिखना चाहो तो जल्दी से लिखो, चलो स्टूडेंट आ गया। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन पूरा सेम है, बस इसको उसने क्या कहा है, डेफर्ड इनकम माना है, और डन, डेफर्ड इनकम माना है, तो स्टूडेंट्स
पहली एंट्री कितनी, फिक्स्ड एसेट्स बैंक 50 लाख। सेकंड, बैंक टू सीधा ही डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितना मिला, 10 लाख। ये हो गया। अब यहां भैया एसेट्स अपनी 50 पे चलेगी। अब जब पहला साल खत्म होगा, डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स कितना, डेप्रीशिएशन इस बार 50 माइनस 5 डिवाइड बाय 10। अरे यार पता नहीं क्यों बार बार 9। ये हो गया। डेप्रीशिएशन तो पीएनएल में जाएगा ही, कितना, एक आइटम और पीएनएल में जाएगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल। लाइफ कितनी मशीन की, 5। तो जो 10 की गवर्नमेंट ग्रांट है उसमें से भी हर साल 2-2 लाख पीएनएल। यस और नो। ये तो कौन से साल में एंट्री, ईयर 1। क्वेश्चन 2 साल पूछा है, दूसरे साल में कौन सी एंट्री होगी, दूसरे साल में एक तो आप ये वाली एंट्री पास करेंगे, वापस नहीं लिख रहा हूं मैं, 2 और ये 3, तीन ही होगी। एसेट्स खरीदने की और गवर्नमेंट ग्रांट मिलने की तो एंट्री वापस होनी नहीं है, केवल लास्ट की 3 एंट्रियां रिपीट हो जाएगी। बोलो यस और नो, डाउट हो तो प्लीज पूछें। हाँ मेरे प्यारे मासूम बच्चों, चले, हो गया ना। क्वेश्चन 8 सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ग्रुप में आ जाएगा आज। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 सुपर इंपोर्टेंट, मार्क करना। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, ए ने मशीन कितने की खरीदी, 40 लाख, जिंदगी 4 साल, और रेसिड्यू 8 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट कितनी मिली, 16 लाख। जर्नल एंट्री पास करो एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट क्या हो गई, कौन से साल में, तीसरे साल में। एंड द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स एंड ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर ग्रांट अकाउंट। 2 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट, अगर हमने गवर्नमेंट ग्रांट को कहां क्रेडिट कर दिया था,
साथ का साथ चलाना एंट्रियां। फर्स्ट हेडिंग लगाओ, पहला पार्ट लगाओ, व्हेन ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। कौन से साल में ग्रांट रिफंड करनी पड़ी? तीसरे साल में। हालांकि क्वेश्चन ने सिर्फ एंट्री कब की पूछी है? रिफंड ऑफ ग्रांट की, सिर्फ एंट्री तीसरी। अपन कर रहे हैं आंसर, हालांकि सारा नहीं है। पहले साल में जब आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, पहले साल में जब गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, कितनी ग्रांट मिली? 16 लाख। आपने मशीन कितने की खरीदी? मशीन कितने की खरीदी? 40। क्वेश्चन एक है, गवर्नमेंट ग्रांट को मशीन की कॉस्ट में से कम कर दिया। 3 रुपए का डाउट। पहली मशीन खरीदना, दूसरी गवर्नमेंट ग्रांट मिलना और गवर्नमेंट ग्रांट को मशीन की कॉस्ट में से कम करना। इसके बाद आपकी मशीन की नेट कॉस्ट क्या रह गई? 24 लाख। 24 लाख से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। चालीस माइनस 16, 24 लाख उसकी नेट कॉस्ट रह गई। इसका वैल्यू है क्या क्वेश्चन में कुछ? 8 लाख। कितनी मशीन की डेप्रिशिएबल वैल्यू? डेप्रिशिएबल वैल्यू 16 लाख। जिंदगी क्या बता रहा है? तो हर साल का डेप्रिशिएशन 4 लाख पर एनम। ये आपने पहले साल 4 लाख लगाया और ये अमाउंट कहां चला गया? बोलो यस और नो। पहले तो यहां तक रुकना, यहां तक हो गया पहले साल। दूसरा साल, दूसरे साल में आपको सिर्फ 2 ही एंट्री पास करनी। कौन कौन सी? डेप्रिसिएशन टू मशीन सेम वही 4 लाख और P&L टू डेप्रिसिएशन 4 लाख। तीसरे साल में जाके लोचा हुआ है। एक मिनट के लिए हाथ स्टॉप कर देना अगर लिख रहे हैं तो। तीसरे साल में गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करनी पड़ी। जब क्वेश्चन ने जो एंट्री पूछी हो, जब हम लिखने वाले बस वो एक एंट्री पूछी है। और क्योंकि पहले वेटेज 4 मार्क्स का होता था इसलिए क्वेश्चन ऐसे बनते थे। अब क्वेश्चन का वेटेज 10 मार्क्स तक में जा सकता है, तो वो आपसे नेसेसरी एंट्रीज पूछ सकता है, तब तो फिर आपको सारी देनी है। तीसरे साल में गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करनी पड़ी। कितनी थी गवर्नमेंट ग्रांट? सुनना प्यार से, ये हो गई। इस गवर्नमेंट ग्रांट को आप वापस मशीन की कॉस्ट में ऐड करोगे। क्वेश्चन ने जो पूछा था वही 2 एंट्रियां पूछी, पर मैं जो इसमें मेन समझाना चाह रहा हूं, जिसके क्वेश्चन आप ऊपर जो छोड़े बीच में उसके क्वेश्चन भी हैं। अब तीसरे साल में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? बताओ कैलकुलेटर पे। तीसरे साल में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? थर्टी टू की तो मशीन ही नहीं है यार। मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? देखते हैं, 8 6 6 देखते हैं। मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 40 थी। पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगाया? पहले साल डेप्रिसिएशन लगाया 4, दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगाया 4 और अपन ने और कॉस्ट में से कम कितनी की थी? 16 लाख की थी। तो 40 में से 16 24, 24 पे 4 4 2 बार डेप्रिसिएशन लगाया, तो बुक वैल्यू 8 एंड ऑफ सेकंड ईयर 16 रह गई। सोचो ना, सब कुछ अगर सही रहता तो तीसरे साल भी 4 डेप्रिसिएशन लगाते, चौथे साल भी 4 डेप्रिसिएशन लगाते, 16 में से 4 4 और डेप्रिसिएशन लगता, 8 कम हो जाता और लास्ट में वैल्यू वही बचनी चाहिए जो रेसिडुअल वैल्यू के बराबर है।
डेप्रिसिएशन छोटे बचपन स्कूल फाउंडेशन यही पढ़ा ना कि डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू 8 ही बचनी चाहिए, रेसिडुअल वैल्यू। सब कुछ सही चलता होता है, रिफंड विफंड का लोचा नहीं होता, तो तीसरे साल में भी 4 लगाते थे, चौथे साल में भी 4 लगा देते। बोलो यस और नो। लेकिन 40 में से आप अगर लिख रहे हो तो एक काम करना, इसको सेकंड नंबर पर लेना ना, लेस गवर्नमेंट ग्रांट 16 फिर लेस डेप्रिसिएशन चार्ज। बुक वैल्यू 2 साल बाद कितनी रह गई? 16। तीसरे साल में तो मैं वापस क्या करना पड़ा? रिफंड करना पड़ा। कितनी? 16। रिवाइज्ड बुक वैल्यू क्या हो गई? अच्छा आपने ये निकाला, ये मैंने डेप्रिसिएशन पूछा था। रिवाइज बुक वैल्यू 32, 2 साल कितना? 16। एक और गलती, रेसिडुअल वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा। रिवाइज डेप्रिसिएशन अब 32 को ये मानेंगे एक तरह से ये कॉस्ट है, इसका वैल्यू क्या है? 8। उसको तो रखना ही पड़ेगा ना बचा के अपने, क्योंकि लास्ट में 8 तो बचनी चाहिए, पूरा 32 थोड़ी खत्म करेंगे। 32 माइनस 8 24, 24 डिवाइड बाय 2 इयर्स। तो इस हिसाब से तो एक भी आंसर सही नहीं आया था। 6 का जाना है, जल्दबाजी में आया। तो अपने काहे करनी जल्दबाजी मुन्ना? समझ में आया क्या? तो एग्जाम में अगर बड़ा क्वेश्चन इस बार पूछता तो ये एलिमेंट डाल सकता है, पास जर्नल एंट्री ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, या व्हाट विल बी द रिवाइज बुक वैल्यू एंड रिवाइज डेप्रिसिएशन अमाउंट पर ईयर, इस टाइप का एलिमेंट डाल सकते हैं। बीच के जो मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़े हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में सब एलिमेंट कवर है। ये समझ में आ रहा है ना वो क्या रहा है? पक्का? नए सिलेबस का पहला अटेम्प्ट पे पेपर इजी आएगा मान के चलना। डूबोगे तो सिर्फ डर के कारण, घबराहट के कारण, बाकी पेपर में ऐसा कुछ नहीं आएगा कि आपको परेशान करे। ईमानदारी से पढ़ना बस। शुरू के 1-2 अटेम्प्ट तक पेपर बहुत साफ सुथरे आते हैं, एज इट इज क्वेश्चन जो सिंपल सिंपल होते हैं उठा के आते हैं। परेशान करेगा 2-3-4 नंबर तो एमसीक्यू में कर सकता है, बाकी आगे के पेपर में मेरे हिसाब से कहीं भी परेशान नहीं करेगा। क्या हम आगे बढ़े? इसी का सेकंड पार्ट क्या पूछा है क्वेश्चन ने? जब गवर्नमेंट ग्रांट को क्या माना जाए? डेफर्ड इनकम। ये सिंपल है ज्यादा, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकली टफ लगता है, लेकिन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल है ज्यादा। इसमें जब हम पहले साल की बात करेंगे, पहले साल पे तो गवर्नमेंट से कितनी ग्रांट मिली भैया? 16। मशीन कितने की खरीदी? गवर्नमेंट ग्रांट नो, डेफर्ड बोला है ना इसने। टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, ये हो गया। अब जब पहला साल खत्म होगा, मशीन पर तो आप क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टू मशीन जिंदगी कितने साल? 4। स्क्रैप वैल्यू 40 × 60 32, 32 डिवाइड बाय 4, 8 लाख का डेप्रिसिएशन लगाओगे? बोलो यस और नो। अब मेरे प्यारे बच्चों और मासूम बच्चों, कौन से बच्चों? मासूम बच्चों, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का भी तो कुछ हिस्सा पीएनएल में डालना पड़ेगा। तो डेफर्ड इनकम थी टोटल कितनी? 16। 16 डिवाइड बाय 4 क्या होगा? 4। बोलो यस और नो। सोलह है ना डेफर्ड इनकम, तो उसमें से 4 पीएनएल में चली जाएगी। देखो ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो 4 ही लगा था ऊपर वाले मेथड में, इसमें डेप्रिसिएशन का खर्चा 8 जा रहा है, लेकिन 4 पीएनएल में इनकम चली गई, नेट इफेक्ट तो 4 का ही पड़ा। ये पहले साल।
सेकंड ईयर में आपको कुछ एक एंट्री और पी एंड एल को डेप्रिसिएशन में चार्ज करना पहले साल में। सेकंड ईयर में डेप्रिसिएट टू मशीन सेम वही 8, ये डेप्रिसिएशन कहां चला जाएगा, पी एंड एल में, ये भी 8, और ये आपका डेफर्ड जीजी टू पी एंड एल, हाउ मच, 4। बोलो कोई डाउट, है तो क्लियर। अब स्टूडेंट ये कंप्लीट करने के बाद लोचा पंगा कहां हुआ है, तीसरे साल के तीसरे साल में आराम से। कितने की गवर्नमेंट ग्रांट आपको रिफंड करनी पड़ी, 16। क्या कहा था, क्या पहले हमने गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट्स की कॉस्ट में से कम किया, नहीं किया, हमने उसे डेफर्ड इनकम माना। डेफर्ड इनकम में 16 में से 4 ये पीएनएल में गया, 4 ये पीएनएल में गया, 8 पीएनएल में जा चुका है, तो अभी भी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में कितना बैलेंस बचा हुआ है, 8 का बैलेंस बचा हुआ है। तो 8 तो आप वापस वहीं से निकाल लोगे, बाकी जो 4 और 4 2 बार पीएनएल में जा चुका है, उस नुकसान को वापस पीएनएल में ही खत्म करो, खत्म। डेप्रिसिएशन पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जब पहले कॉस्ट में से कम हुआ ही नहीं तो वापस कॉस्ट में गया ही नहीं, तो जो डेप्रिसिएशन चला आ रहा है वो ही चलता है। डेफर्ड इनकम पूरी साफ हो गई। अब जब डेफर्ड इनकम पूरी खत्म हो गई तो उसको आपको वापस कुछ अमोर्टाइज करने की जरूरत तो है नहीं, तीसरे साल से तो खत्म ही हो गया पहले। टोटल 16 मिली थी, 16 में से 4 4 करके 2 बार हम पीएनएल में खत्म कर चुके हैं। तब 16 8 का बैलेंस बचा हुआ है, तो 8 का बैलेंस तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से चार्ज करेंगे, बाकी 8 कहां चला जाएगा, पीएनएल में। बोलो यस और नो, चलो आगे। ये जो बीच के 3 4 क्वेश्चन छोड़े हैं, इस एक क्वेश्चन से सब कवर हो जाएंगे। थर्टीन और 15 रेवेन्यू नेचर की गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन है। रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू, ओके। रेवेन्यू ग्रांट है, पीएनएल में गई होगी, रिफंड करने पर पीएनएल में चार्ज करेंगे और डिस्क्लोजर। चले आगे। नाउ स्टूडेंट्स 14 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन काफी बार, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट थ्योरी का क्वेश्चन है। पढ़ रहा हूं, रीड कर रहा हूं, प्रॉपर आंसर ग्रुप में आ जाएगा। एक फर्म ने 250 लाख की फिक्स एसेट्स खरीदी जिस पर 40% गवर्नमेंट ग्रांट मिली। 250 की फिक्स एसेट, 40% गवर्नमेंट ग्रांट, कितना हुआ, 100 लाख। पूछा ट्रीटमेंट क्या करोगे, क्वेश्चन खुद नहीं बता रहा, हमें बताना है, थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको दोनों आंसर देने पड़ेंगे। There are two possible method available. First, to deduct the rupees 100 lakh from cost of fixed asset rupees 250. In that situation, the revised book value will be only 150, that will be amortized, depreciated. Alternatively, if assets is depreciable assets,
then company can treat the government grant as deferred income which will be amortized in the depreciation ratio. But if assets is non depreciable, in that condition such grant can be transferred to capital reserve. दोनों देने हैं आपको आंसर. दूसरा क्या है, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में प्लांट लगाने के लिए. नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया क्या हो गया, प्रोमोटर नेचर कंट्रीब्यूशन कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में. मेडिकल सब्सिडी 25 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट मिली, किसके लिए, मेडिकल सब्सिडी, मेडिकल फैसिलिटी के लिए. इट इज रेवेन्यू नेचर गवर्नमेंट ग्रांट, इधर credited to P&L account as other income or can be deducted from medical expenses. बोलो yes or no. And then 15 से मेडिकल फैसिलिटी मिली गवर्नमेंट से, उसी लिखा है, लेकिन रिफंड बोला है. तो रिफंड के केस में अगर रिफंड का क्वेश्चन हो तो कोई एक चीज दिमाग में रखनी क्या, आपको AS5 का रेफरेंस भी ठोकना है. AS5 पढ़ेंगे तो वो चीज ज्यादा याद हो जाएगी. ठीक है, कि AS12 के हिसाब से रिफंड को तो अपने को अकाउंटिंग तो करनी है, साथ में AS5 में इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माना. अगर आपको ऐसी घटना हो जाए कि आप शर्तें पूरी नहीं कर पाते हो, पहले आपने सोचा था पूरी कर लेंगे तभी इनकम रिकॉर्ड की, अब नहीं कर पा रहे हो, तो भैया ये तो घटना नहीं है, ये दुर्घटना है. व्हाट इज दिस, दुर्घटना. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये भी देखो प्रैक्टिकल जिस तरह है थ्योरी क्वेश्चन, ये भी अच्छे क्वेश्चन में है. कौन सा क्वेश्चन, 16. इसका भी सॉल्यूशन ग्रुप में आएगा, केवल डिस्कस कर रहे हैं अपन. एक्स लिमिटेड ने एक स्पेसिफिक ग्रांट कितने रुपए की, 300 लाख की, किसके लिए, एक्वायरिंग प्लांट फॉर रुपीज 1500 लाख. 1500 लाख की प्लांट एक्वायर करने के लिए 300 लाख रुपए का, 300 लाख का ग्रांट रिसीव किया है, जिसकी जिंदगी 10 साल है. द ग्रांट वाज क्रेडिटेड इन डेफर्ड इनकम. कहां ग्रांट डाली, डेफर्ड इनकम. सुनना, 1500 की एसेट्स अलग चलेगी, 300 की ग्रांट अलग चलेगी. 1500 की एसेट्स अलग चलेगी, 300 की ग्रांट अलग चलेगी. 10 साल लाइफ है. 22-23 में, 19-20 में ग्रांट मिली, तो 19-20 पहला साल डेप्रिसिएशन लगाओगे, 20-21, 21-22, 3 साल हो गए. 3 सालों के बाद गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करनी पड़ी, और जब रिफंड करनी पड़ी उस समय प्लांट अकाउंट का बैलेंस 1050 था और डेफर्ड ग्रांट का 210. सोचो जिंदगी कितनी थी, 10 साल. तो 1500 का 150, 150 3 साल बाद रिफंड करनी पड़ी, तो 450 राइट ऑफ कर चुके हो. इधर 300 का भी 30 3 बार आप P&L में डाल चुके हो, तो इसलिए क्वेश्चन ने बिल्कुल जो बोला है वो ठीक है. अब वो ये कहना चाह रहा है कि क्या ट्रीटमेंट होगा, ए पॉइंट, गवर्नमेंट ग्रांट के रिफंड करने का. तो गवर्नमेंट ग्रांट के रिफंड का क्या ट्रीटमेंट होगा, एंड द इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इन P&L फॉर द ईयर 22-23. 22-23 के ईयर के लिए आप गवर्नमेंट ग्रांट का क्या ट्रीटमेंट करोगे रिफंड वाले साल में. पहले क्या किया था हमने, कितनी गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करनी है साहब, 300 लाख. डेफर्ड क्रेडिट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, बाकी का नुकसान आउट. एक तो ये पूछा है. दूसरा पूछा है इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नो इफेक्ट, क्योंकि जब पहले कॉस्ट में से कम किया ही नहीं तो अब कॉस्ट में आप इसका ऐड करेंगे, नहीं करेंगे. और तीसरा पॉइंट, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, पहले कितना कर रहे थे, पहले डेप्रिसिएशन कितना हो रहा था, 150 हो रहा था शायद, उसमें कोई चेंज आना ही नहीं. इसका आंसर आप प्रॉपर पहले पैरा दोगे आंसर प्रोविजन का, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट. इफ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स एंड at the time of receipt it was credited to deferred income, then at the time of refund amount is debited to deferred credit amount account and balance is charged to profit and loss account. So there will be no change in the cost of fixed assets and depreciation will remain same as earlier. सेकंड पूछा है कि भैया क्या होगा ग्रांट इफ
आपने पहले उसे कॉस्ट में से कम किया, तो आप थ्योरी में आंसर देना इसका। अगर पहले कॉस्ट में से कम किया तो वापस कॉस्ट में ऐड कर देंगे और रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट को आप रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ में डेप्रिशिएट कर, इस टाइप से आंसर। आप अभी बी वाले में वैल्यू नहीं ला सकते, वैल्यू आपको पता ही नहीं कितनी है। पहले कॉस्ट में से कम किया तो आज ये 1050 वैल्यू थोड़ी होती, फिर तो कुछ और ही होती। अपने को वैल्यूज में नहीं घुसना हो, तो थ्योरी में पूछ रहा है ट्रीटमेंट क्या करोगे, तो ट्रीटमेंट ये करेंगे कि उसको वापस कॉस्ट में ऐड कर देंगे एंड रिवाइज कैरिंग अमाउंट विल बी चार्ज्ड टू रिवाइज यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। 1500 कॉस्ट है, 300 डेप्रिसिएशन, 300 गवर्नमेंट ग्रांट है। पहले 1500 में से 300 माइनस करते तो 1200 आती, 1200 में से डिवाइड बाय 10 करते, हर साल 120 का डेप्रिसिएशन चार्ज करते। 360 डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचती वो 840 बचती, 840 में वापस 300 ऐड कर देते, अब नया डेप्रिसिएशन। पर वो पूछता तो करते ना, वो पूछी ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। पहले वाले में जरूर पूछा डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट्स के अमाउंट पे क्या चेंज आएगा। सेकंड बोला व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट इफ ग्रांट वाज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। इस बार उसने डेप्रिसिएशन और ये चीजें कही नहीं है, क्वेश्चन है सिर्फ का है ग्रांट का क्या ट्रीटमेंट करोगे अगर पहले ग्रांट को कॉस्ट में से कम किया था। तो आंसर भी वही देना है कि अगर पहले कम किया था ग्रांट को आप इस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दें, दैट्स ऑल। क्यों लिखेंगे, इस क्वेश्चन में कहां पूछा है, क्वेश्चन जब पहले वाले में पूछा है कि फिक्स्ड एसेट्स पर क्या इफेक्ट आएगा, डेप्रिसिएशन पीएनएल में चार्ज करेंगे क्या इफेक्ट आएगा। सेकंड में कहीं नहीं पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन और कॉस्ट पे इंपैक्ट निकाल। इज इट ओके? ओके, बाकी जो क्वेश्चन बीच के रहे हैं या जो ये लास्ट में किए हैं इनका प्रॉपर सॉल्यूशन आपका दोपहर तक ग्रुप में आ जाएगा। ओके, चलिए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो ग्रुप ऑनलाइन का ग्रुप सेपरेट है उसमें कनेक्टेड नहीं है, प्लीज मुझे व्हाट्सएप डाल दीजिएगा ताकि आपको ग्रुप में कनेक्ट कर सकें।